हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है, क्या है? अपवाह तंत्र है। तो अपवाह तंत्र में हमने पहला भाग यानी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की ओर जो नदियां जाती है उनके बारे में चर्चा की थी और हमने विस्तार से उनको कर भी लिया था। ठीक है, तो आज हम आगे की ओर देखेंगे दूसरा पार्ट, अरब सागर का अपवाह तंत्र। आप देखते हैं जो राजस्थान की नदियां हैं वो अरब सागर की ओर जाती है। तो अरब सागर में भी दो स्थान है जहां पर राजस्थान की नदियां जाकर गिरती है। तो उसमें पहला है खंबात की खाड़ी, जिसे क्या केम्बे की खाड़ी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि खंबात की खाड़ी या केम्बे की जो खाड़ी है उसमें राजस्थान की कौन सी नदियां जाकर गिरती है। तो माही व माही की सहायक नदियां वो खंबात की खाड़ी में जाएगी। दूसरी है साबरमती व उसकी सहायक नदियां वो खंबात की खाड़ी में जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दूसरा। दूसरा है वो है कचखारण। ठीक है दोस्तों, क्या है? कचखारण। अब कचखारण में कौन सी नदियां जाती है राजस्थान की? तो एक तो लूनी व लूनी की सहायक नदियां, दूसरी है पश्चिमी बनास व उसकी सहायक नदियां। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते हैं हम इनको विस्तार पूर्वक एक एक करके। हाँ तो दोस्तों, पहली नदी है हमारी माही नदी, जो कि कहा जाती है, वो जाती है खंबात की खाड़ी में जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि जो माही नदी है इसका उद्गम है, उद्गम है वो कहां से होता है? वो मेहद झील से होता है। कहां से? मेहद झील। अब मेहद झील है वो कहां है? मेहद झील अमरोरू पहाड़ियां में है, वो जो कि धार एमपी का जो जिला है धार, वहां पर जो अमरोरू पहाड़ियां हैं वहां मेहद झील से माही नदी का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि जो माही नदी है वो राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है। तो वो राजस्थान में है, वो खांदू गांव कहां का है? ये बांसवाड़ा में प्रवेश कर बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य क्या है? जलीय सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, उसके बाद में ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब देखिए दोस्तों, पहले की जो एग्जाम थी उसमें काफी बार पूछा जाता था कि कौन सी नदी अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर यानी उल्टे यू आकार में बहती है। तो कौन सी नदी है? माही नदी है। ठीक है दोस्तों, तो माही नदी का जो अपवाह है वो अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो माही नदी है इसके उपनाम। दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि माही नदी के उपनाम काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक है कांठल की गंगा, दूसरा है वागड़ की गंगा, तीसरा आदिवासियों की गंगा और चौथी है राजस्थान की स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, अब स्वर्णरेखा नदी कहां की है? तो स्वर्णरेखा है वो छोटा नागपुर पठार की है, झारखंड में। ठीक है दोस्तों, तो उसका उपनाम दिया गया है किसे? माही नदी को स्वर्णरेखा, राजस्थान की स्वर्णरेखा नदी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। अब है जो माही नदी है उसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई 576 किलोमीटर है। तो 576 किलोमीटर में से राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी? तो राजस्थान में 171 किलोमीटर माही नदी की जो लंबाई है। अब देखिए दोस्तों, पहले एग्जामिन का ये क्वेश्चन फेवरेट हुआ करता था कि कर्क रेखा को, कर्क रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है? हाँ तो दोस्तों, कि कर्क रेखा को, कर्क रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है? तो कौन सी नदी दो बार काटती है कर्क रेखा को? वो कौन सी है? माही नदी है। ठीक है दोस्तों, तो माही नदी है वो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है। अब देखिए कि पूछे कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसका प्रवेश दक्षिण से ही होता है और उसका निष्कास यानी दक्षिण से ही, दक्षिण में बहकर दक्षिण में ही निकल जाती है। तो कौन सी नदी है? माही नदी है, जिसका प्रवेश भी दक्षिण की ओर से होता है और जिसका निष्कास भी दक्षिण की ओर से होता है। अब दोस्तों पूछ ले कि ऐसा राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। तो कौन सा है? बांसवाड़ा जिला। दोस्तों बांसवाड़ा जिला कैसे है? क्योंकि बांसवाड़ा जिला है उसके तीन ओर से माही नदी है वो प्रवाहित होती है।
तो बांसवाड़ा जिला है वो माही नदी से 3 ओर से जल से घिरा हुआ जिला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों। जीएस स्मार्ट स्टडी पर विश्वास बनाए रखना, आपको बेहतर से बेहतरीन दिया जाएगा। यहाँ पर 41 जिलों के अनुसार संपूर्ण राजस्थान भूगोल कराई जाएगी तथा जल्द ही आपके लिए 500 क्वेश्चनों की मैराथन क्लास, जिसमें आज तक 1990 से लेकर आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक सेट लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जहां टॉपिक वाइज आपको हस्तलिखित नोट्स की पीडीएफ टॉपिक जैसे ही डाल दिया जाएगा, उसके बाद में पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो जल्दी से अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हर संडे प्रत्येक रविवार को आपको अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बेहतरीन 50 क्वेश्चनों का सेट दिया जा रहा है। तो आप विश्वास बनाए रखना जीएस स्मार्ट स्टडी पर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब देखते हैं जो माही नदी है उस पर कौन कौन से बांध निर्मित है। तो माही नदी पर पहला बांध देखते हैं, माई बजा सागर बांध। ये कहाँ है? तो ये है बोरखेड़ा। अब बोरखेड़ा देखिए, बोरखेड़ा कहाँ है? तो बोरखेड़ा है वो बांसवाड़ा में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? बांसवाड़ा में है। अब देखिए ये राज्य का सबसे लंबा बांध है, तो पूछ ले कि राज्य का सबसे लंबा बांध कौन सा है, वह कितने मीटर लंबा है? तो 3109 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखें तो यहाँ क्या है? जल विद्युत का उत्पादन होता है। कहां? माई बजा सागर बांध में। जो जल विद्युत का उत्पादन होता है वो 25 मेगावाट की एक इकाई है, तो 4 इकाइयां तो 25 मेगावाट की लगी हुई है, और 2 इकाइयां हैं वो 20 मेगावाट की लगी हुई है। इस प्रकार कुल जो विद्युत उत्पादित होती है वो 140 मेगावाट होती है। और जो 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है उसमें संपूर्ण यानी जो 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है तो ये संपूर्ण जो जल विद्युत है वो 100% राज्य सरकार की है। अब दूसरा बांध देखते हैं हम, कागदी पिकअप बांध। हाँ तो ठीक है, देखते हैं हम दूसरा है कागदी पिकअप बांध। अब तो देखते हैं कागदी पिकअप बांध है वो कहाँ है? तो वो बांसवाड़ा जिले में है। कहाँ है? बांसवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा जो बांध है वो राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में नहीं है, तो राजस्थान में नहीं है तो कहाँ है? तो ये है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कडाना जो बांध है वो गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि जो माही नदी के क्षेत्र में बांसवाड़ा में टापुओं की संख्या अधिक पाई जाती है, इसी कारण बांसवाड़ा को है वो 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। दोस्तों इंपोर्टेंट लगा लेना कि किस जिले को 100 टापुओं का शहर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा हमने त्रिवेणी संगम पढ़े, तो कौन सी नदी पर पढ़े? तो वो पढ़े हमने बनास नदी पर। ठीक है दोस्तों, तो 4 हमने त्रिवेणी संगम बनास नदी पर पढ़े थे। अब देखते हैं वैसे ही जो माही नदी है उस पर त्रिवेणी संगम है। तो त्रिवेणी संगम कहां पर है माही नदी पर? तो वो है बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर में है। ठीक है, अब बेणेश्वर में कौन से गांव पर है? दोस्तों बेणेश्वर सभी को पता है, लेकिन जो विशेषकर गांव है कौन सा? नवाटापुरा। अब इसे नवाटापुरा भी बोलते हैं, नवाटापुरा गांव में ये जो त्रिवेणी संगम बनता है वो बनता है डूंगरपुर में। तो कौन कौन सी नदियां आकर इसमें मिलती है? तो यहां पर है वो सोम माही जाखम नदियां हैं वो त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है दोस्तों, त्रिवेणी संगम बनाती है कहां? नवाटापुरा में। ठीक है, तो ये याद रखना कि माही नदी पर जो त्रिवेणी संगम बनता है वो नवाटापुरा डूंगरपुर में बनता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम कि जो यहाँ बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम बनता है वहां माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूछ ले कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर को कहते हैं। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियां। तो बाएं तट पर जो सहायक नदियां आकर मिलती है तो वो कौन कौन सी है?
तो पहली तो है चाप, दूसरी है अनास। तो इनका उद्गम कहां से होता है? तो इनका उद्गम होता है वो एमपी से होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बाएं तट की नदियां होगी। दाएं तट की नदियां देखते हैं कि दाएं तट पर कौन सी नदियां आकर मिलती है। तो दाएं तट पर देखिए तो ईरू है, जाखम है, सोम है, मोरेन है, भादर है, एराव है। ये नदियां हैं, ये दाएं तट पर आकर मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जाखम नदी। जाखम नदी के बारे में देखते हैं। तो जाखम नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम भंवरमाता पहाड़ियों से होता है। और भंवरमाता पहाड़ियां कहां है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, प्रतापगढ़ में। पूछ ले कि छोटी सादड़ी कहां है, या पूछ ले जाखम नदी का उद्गम कहां से होता है, और पहाड़ी ना देकर जिला दे दे कि प्रतापगढ़ से। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी स्थान से होता है। अब देखिए इस पर बांध बना है, तो इस पर कौन सा बांध बना है? तो इस पर जो बांध बना है वो जाखम बांध बना है। ठीक है दोस्तों, तो जो कि सबसे ऊंचा, यानी पूछ ले राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध तो कौन सा है? तो वो है जाखम बांध। कितना ऊंचा है? 81 मीटर। अब ऐसे दोस्तों पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा, तो भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? तो टिहरी बांध है। ठीक है दोस्तों, टिहरी बांध। ठीक है, वो कहां है? उत्तराखंड में। और कितना है? लगभग 263 मीटर ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब जो जाखम बांध है वहीं पर क्या है? सीता माता अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों, प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है, जो कि उड़न गिलहरियों के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो जाखम नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी है करमोई और सूकली। ठीक है दोस्तों, हमने सूकड़ी नदी पढ़ा था, सूकड़ी नदी पढ़ेंगे हम आगे। सूकड़ी, तो एक तो है सूकड़ी दोस्तों, और एक है सूकली। याद रखना दोस्तों, इनमें काफी कंफ्यूज होता है सूकली किसकी है और सूकड़ी किसकी है। तो याद रखना सूकली है वो है जाखम नदी की, और सूकड़ी है वो लूनी की सहायक नदी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं जो सोम नदी, यानी सोम नदी। तो सोम नदी के बारे में देखते हैं। तो सोम नदी है, उसका उद्गम होता है बिछामेड़ी की पहाड़ियां। दोस्तों इनके उद्गम याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर है वो एक तरफ तो दे देगा नदियां, जैसे सोम दे देगा, और इसके आगे बिछामेड़ी की पहाड़ियां, भंवर माता की पहाड़ियां, विभिन्न नदियां देकर 4 और उनको मिलान करवाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इनके उद्गम को विशेष रूप से याद रखना है। अब देखते हैं जो सोम नदी है वो कहां कहां प्रवाहित होती है। तो उदयपुर में होती है, डूंगरपुर में होती है, सलूम्बर डूंगरपुर के मध्य सीमा बनाती है। यानी उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य, सलूम्बर और डूंगरपुर के मध्य सोम नदी है वो जलीय सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये उदयपुर में जो देव सोमनाथ का मंदिर है, जिसे क्या कहते हैं? वागड़ का वैभव। अब दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन और हो गया कि वागड़ का वैभव किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? देव सोमनाथ को, जो कि कहां है? उदयपुर में है, और किसके? ये सोम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो सोम नदी है इस पर बांध बने हुए हैं। तो बांध कौन कौन से है? तो एक तो है सोम, कमला, अंबा। तो दोस्तों याद रखना है कि सोम, कमला, अंबा तो है वो है डूंगरपुर में, और जो सोम कागदर है, दर उदयपुर। याद रखना कि सोम, कमला, अंबा तो है डूंगरपुर में, और सोम कागदर है वो है उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, अब सोम नदी की हम जो सहायक नदियां देखें तो वो है जाखम और गोमती। दोस्तों हमने जाखम नदी किसकी पढ़ा था? जाखम नदी हमने बताओ देखे किसकी पढ़ा था? तो हमने जो जाखम नदी पढ़ा वो माही की सहायक नदी पढ़ा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब है जो माही नदी है उसकी मोरेन नदी सहायक है। अब देखते हैं भादर नदी, जो कहां से? डूंगरपुर से उद्गमित होती है। अब इसका मिलन होता है वो कहां होता है? गुजरात में, कडाना बांध के बाद। दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा अगर बनेगा तो, कि राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और समापन
कड़ाना बांध के बाद गुजरात में होता है। तो कौन सी है? तो वो है भादर नदी। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। अब देखते हैं जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी, अरब सागर की ओर जाएगी, सॉरी अरब सागर की जो ओर जा रही है नदी, उनमें दूसरी देखेंगे हम साबरमती नदी। ठीक है दोस्तों, तो साबरमती और माही नदी हमने पढ़ा था, वो ये दोनों नदियां कहां जाएगी? ये जाएगी खंबात की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, तो अरब सागर का भी अगर विशेष क्षेत्र पूछ ले तो कौन सी? खंबात की खाड़ी में जाएगी साबरमती नदी व माही नदी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं साबरमती नदी। अब देखते हैं साबरमती का जो उद्गम है वो पादला गांव की पहाड़ियां से होता है, जो कि कहां है? कोटड़ा उदयपुर। पूछ ले कि साबरमती जो नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? तो कहां से होता है? ये पादला गांव की पहाड़ियां हैं, जो कि कहां है? कोटड़ा गांव के उदयपुर में। जो कोटड़ा गांव की है ये पादला गांव की पहाड़ियां जो कि उदयपुर में है। अब इसकी लंबाई देखें नदी की कि साबरमती की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है वो 416 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक, अब राजस्थान में इसकी लंबाई पूछे दोस्तों, एक बार कथन निष्कर्ष में आ गया था क्वेश्चन कि साबरमती नदी है उसका उद्गम राजस्थान से होता है तथा सबसे कम लंबाई इसकी राजस्थान में है, मात्र 45 किलोमीटर। यानी उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन इस नदी से लाभ है वो गुजरात को होता है। यानी साबरमती से सर्वाधिक लाभ पूछे किसको होता है, तो वो किसको होता है? गुजरात को होता है। अब एकमात्र नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, वो एक ही जिले उदयपुर में बहकर मात्र 45 किलोमीटर बहकर गुजरात में जाती है और अपना संपूर्ण लाभ है वो गुजरात को देती है। ठीक है दोस्तों, अब ये राजस्थान में प्रवेश करेगी साबरकाठा से। दोस्तों साबरमती साबरकाठा, ठीक है, तो ये याद रखना कि साबरमती नदी है वो साबरकाठा से प्रवेश। हाँ तो दोस्तों, तो ये नदी के हिसाब से याद रखना है ना कि जो राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की ओर जो नदियां जाती है वो गुजरात में प्रवेश करेगी, तो उनके नाम पर ही गुजरात के जिलों का नाम है। तो ये याद रखना कि साबरमती नदी है वो साबरकाठा से गुजरात में प्रवेश करेगी। अब देखते हैं जो गुजरात का अहमदाबाद है वह गांधीनगर है, वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और जो गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम है, कौन सा है आश्रम? बताओ देखिए कमेंट में। आश्रम है वो साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं जो सहायक नदी है किसकी? साबरमती की। तो उनमें ट्रिक है, ट्रिक से जल्दी याद हो जाएगी। वैसे हमें मावा चाहिए। अब देखते हैं कि कौन कौन सी है इसमें। तो इसमें वैसे है वेत्रक, वेत्रक, फिर है स से सेई, फिर देखते हैं है से हतमती, हतमती। अब देखते हैं म से मेसवा, फिर देखते मा से मानसी, वा से वाकल। ठीक है दोस्तों, तो जो साबरमती की सहायक नदियां हैं वो कौन सी है? वैसे हमें मावा चाहिए। तो वैसे वेत्रक, स से सेई, है से हतमती, मैं से मानसी, मेसवा और वाकल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब देखते हैं जो वाकल की सहायक नदी है वो मानसी। हाँ तो देखते हैं क्या जो वाकल की सहायक नदी है, वाकल की सहायक नदी कौन सी है? तो वो है मानसी। दोस्तों हमने एक मानसी पढ़ा था और एक है, तो मानसी किसकी देखा था? मानसी हमने देखा था बनास में। ठीक है, बनास बेसिन में मानसी नदी देखा था। और ये है मानसी, तो मानसी वाकल की सहायक नदी है, जो कि माही जो साबरमती नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मानसी वाकल नदियों पर उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना संचालित है। पूछ ले कि मानसी वाकल परियोजना कहां है? तो कहां है? उदयपुर में संचालित है। ठीक है दोस्तों, अब जो मानसी वाकल परियोजना है उसमें देखिए तो उसमें हिंदुस्तान की जो भागीदारी है वो 70% है, राजस्थान की जो भागीदारी है वो 70% है, और हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है उसकी 30% हिस्सेदारी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो सेई नदी है उदयपुर में, उस पर सेई बांध बना है।
इस बांध से मारवाड़ के जो अमृत सरोवर है, यानी मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं, तो वो जमई नदी को कहते हैं। जमई बांध में राज्य की पहली जल सुरंग, यानी राज्य की पहुंचने की पहली जल सुरंग कौन सी है, तो कौन सी है, मानसी वाकल जल सुरंग। उसके आधार पर सेई बांध से या सेई नदी से जो मारवाड़ का अमृत सरोवर है, जमई बांध में पानी डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम जो मानसी वाकल जल सुरंग है। क्या है दोस्तों, मानसी वाकल जो जल सुरंग है उसे क्या बोलते हैं, उसे देवास परियोजना भी कहते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें जलापूर्ति यानी मानसी वाकल परियोजना से एक तो हमने क्या देखा, एक तो हमने मारवाड़ का अमृत सरोवर जमई बांध में मानसी वाकल जल सुरंग से पानी डाला जाता है, और कौन सी, देवास परियोजना, मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना में भी अगर जल की कमी होती है तो वहां जलापूर्ति की जाती है। ठीक है, अब ये राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है। अब पूछ ले कि मानसी वाकल जल सुरंग है उसकी लंबाई कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, 11 किलोमीटर है वो इसकी लंबाई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब देखते हैं हम लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी को हम देखते हैं। तो जो लूनी नदी है दोस्तों, तो लूनी नदी है, तो लूनी नदी जहां से उद्गमित होती है वहां इसका नाम लूनी नहीं है दोस्तों। वहां से जैसे फाय सागर झील है, तो फाय सागर झील से एक जलधारा का उद्गम होता है। तो ये जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो ये जलधारा है वो बांडी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, बांडी के नाम से। ठीक है, तो पूछ ले कि लूनी का जब उद्गम होता है तो किस नाम से होता है, तो वो बांडी के नाम से होता है। ठीक है दोस्तों, बांडी के नाम से भी हम 4 नदियां हैं वो राजस्थान में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये बांडी नदी है वो आना सागर झील में आकर गिरती है। किसमें, आना सागर झील में आकर गिरती है। जब बांडी नदी आना सागर झील में आकर गिर जाती है और आना सागर से एक जलधारा निकलती है, तब उसका नाम है वो सागरमती है। क्या है, सागरमती। तो फाय सागर झील से कोई जलधारा निकली उसका नाम बांडी है। फिर बांडी नदी अगर आना सागर झील में पड़ी तब इसका नाम सागरमती है। अब सागरमती है वो कहां से, अजमेर के नाग पहाड़ से जब उतरती है तो इसमें सरस्वती नाम की, क्या, सरस्वती नाम की जलधारा आकर मिलती है, जिसके बाद में ये लूनी नाम से जानी जाती है। पूछ ले कि लूनी नदी है, लूनी नदी किन जल धाराओं से उत्पन्न हुई, तो दोस्तों उसमें आ जाए, पहला आ जाए बांडी प्लस सागरमती, दूसरा ऑप्शन आ जाए कि सागरमती प्लस सरस्वती। तो कौन सा होगा, सागरमती व सरस्वती होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना। अब लूनी नदी प्रवाहित होकर नागौर जिले में प्रवेश करती है, ब्यावर में बहती है। अब देखिए कि लूनी की सबसे पहली सहायक नदी, लूनी की पूछ रहा हूं दोस्तों, याद रखना, लूनी की, सागरमती की नहीं पूछ रहा हूं मैं, लूनी की, यानी लूनी का नाम तो सागरमती में सरस्वती जलधारा मिलने के बाद में नाम लूनी पड़ा है। तो लूनी की सबसे पहली सहायक नदी है वो कौन सी है, लीलड़ी है। अब लीलड़ी है वो ब्यावर व पाली से बहती है। हाँ, तो देखते हैं, तो लूनी की जो सबसे पहली सहायक नदी है वो कौन सी है, लीलड़ी है, जो जिसका प्रवाह क्षेत्र कहां है, ब्यावर और पाली में है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो कि दाएं तट पर आकर मिलती है वो कौन सी है, जोजड़ी है। ठीक है दोस्तों, और लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जोजड़ी, जो दाएं ओर से आकर मिलती है और जिसका उद्गम, जोजड़ी का उद्गम क्या है, उद्गम अरावली से नहीं होता। ठीक है दोस्तों, जो बाकी की सहायक नदियां है लूनी की, उनका सबका उद्गम कहां से होता है, अरावली से होता है, जबकि जोजड़ी जो एकमात्र सहायक नदी है दाईं ओर से, उसका उद्गम है वो अरावली से नहीं होता। फिर देखते हैं, फिर बांडी नदी। ठीक है दोस्तों, हमने बांडी नदी दो तो हो गई, एक तो लूनी नदी के उद्गम से पहले बांडी नदी, दूसरी है लूनी की सहायक नदी बांडी। ठीक है दोस्तों, जो बांडी नदी है उसकी सहायक नदी है एक गुहिया, जो कि पाली से उद्गमित होती है। अब जो बांडी नदी है वो पाली व
जोधपुर में बहती है। ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं सूखड़ी नदी और मीठड़ी नदी। अब सूखड़ी और मीठड़ी नदी है वो पाली, जालोर और बालोतरा में बहती है। फिर देखते हैं जमाई नदी। अब जमाई नदी की एक खारी नदी हमने ये सहायक नदी पढ़ ली है कि खारी नदी हमने पढ़ा था दोस्तों। 5 से 6 नदियां हैं खारी के नाम से राजस्थान में। ठीक है दोस्तों। तो जो एक खारी नदी है वो जवाई की सहायक नदी है। फिर देखते हैं सागी या सगाई नदी जो कि सांचौर में बहती है। और फिर लूनी नदी कहाँ, लूनी नदी अंत में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अब लूनी के बारे में। अब है दोस्तों जो लूनी नदी है उसका उद्गम है वो नाग पहाड़ अजमेर से होता है। कहां से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से। यहां से ये सागरमती कहलाती है। ठीक है, हमने देखा सागरमती कहलाती है। अब पुष्कर गोविंदगढ़ के समीप सरस्वती नामक जल धारा आकर इसमें मिल जाती है और इस धारा का नाम क्या हो जाता है? लूनी नदी हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं जो लूनी नदी है इसके उपनाम। तो ये है लवणवती, फिर है साकरी। फिर साकरी कहा? साकरी क्षेत्र विशेष पूछ ले कि लूनी को साकरी के नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है, तो लूनी को साकरी के नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो पुष्कर में लूनी को साकरी के नाम से जानते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों रेले या नाडा। तो रेले और नाडा पूछ ले क्या है, तो वो ये लूनी के उपनाम और कहां है? ये जालोर, विशेषकर सांचौर में। ठीक है, जालोर व सांचौर में रेले ये नाडा कहते हैं किसको? लूनी नदी को। फिर देखते हैं अंतः सलीला। तो अंतः सलीला किसने कहा दोस्तों? कालिदास ने कहा। अब देखते हैं आधी मीठी व आधी खारी। पूछ ले कि कौन सी नदी है जो आधी मीठी है और आधी खारी है, तो कौन सी है? वो है लूनी नदी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं उद्गम के बाद क्रम। यानी दोस्तों आजकल ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा लेना, ट्रेंड में है कि नदी दे देंगे और जिले दे देंगे और पूछेंगे कि निम्न नदी का प्रवाह के आधार पर जिलों का क्रम आरोही क्रम में लगाए, यानी कि नदी पहले किस जिले में फिर किस जिले में जाती है। तो देखते हैं नदी है वो अजमेर से उद्गमित होकर नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर इनमें है वो प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों। अब इसका जो जल है वो पूछ ले कि लूनी नदी कहां तक मीठी है और उसके बाद में खारी हो जाती है। तो जो बालोतरा है वहां तक तो नदी क्या है? मीठी है, और बालोतरा के बाद में क्या है? नदी है वो खारी हो जाती है। अब इसके कारण देखें तो कि जो नदी है वो बालोतरा तक तो मीठी है और उसके बाद खारी क्यों हो जाती है? तो वो हो जाती है मृदा में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा देखते हैं नदी पहली बार मैदान में प्रवेश करती है। तीसरा देखते हैं केशाकर्षण पद्धति। फिर देखते हैं अरब सागर से जो पवनें आती है वो अपने साथ क्या? लवणता ले आती है और वो लवणता मरुस्थलीय भाग में विलीन हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं लूनी नदी की लंबाई। ठीक है दोस्तों। तो जो लूनी नदी है तो लूनी नदी की लंबाई है वो 350 व 495 किलोमीटर देखी जाती है। अब पुराने आंकड़ों में हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 350 है और वर्तमान में स्टेलाइट सर्वे के अनुसार 495 है। अब राजस्थान में देखिए कि वर्तमान में राजस्थान में 330 किलोमीटर, कितनी? 330 किलोमीटर है वो लूनी की लंबाई है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं जो है ये अरावली के पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी है। दोस्तों हमने जो भी नदियां पढ़ी अभी तक वो कहा? वो अरावली पर्वत के पूर्व की ओर से पढ़ी। अब जो अरावली का पश्चिमी भाग है उन पश्चिमी भाग में जो नदियां पाई जाती है उनमें सबसे जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? वो लूनी नदी है। ठीक है, अरावली के पश्चिम में सबसे प्रमुख नदी लूनी है। यह राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे बहती है लूनी नदी, यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। अब देखिए मरुस्थल में बहने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी की जो लूनी नदी है हमारी, क्या लूनी नदी है वो मरुस्थल में बहने वाली तीसरी विश्व की सबसे बड़ी नदी।
तो हम देखते हैं विश्व की पहली व दूसरी नदी कौन सी है। तो जो पहली नदी है वो तो नील नदी है और दूसरी है नाइजर नदी। ठीक है दोस्तों, अब ये कहाँ है, तो ये है अफ्रीका में, नील नदी अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे। अब देखते हैं जो लूनी नदी पर बांध है वो कौन सा है, तो वो है पिचियाग बांध। अब इसे क्या बोलते हैं, जसवंत सागर बांध, जो कि कहाँ है, जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, तो लूनी नदी पर पिचियाग या जसवंत सागर बांध है जो जोधपुर में है। अब इसी नदी के किनारे तलवाड़ा सभ्यता। पूछ ले दोस्तों कि तलवाड़ा सभ्यता या तिलवाड़ा में मल्लिनाथ जी का पशु मेला लगता है, किस नदी के किनारे लगता है, तो किसके, लूनी नदी। ठीक है दोस्तों, तो लूनी नदी के किनारे क्या है, तिलवाड़ा सभ्यता है बालोतरा में, और मल्लिनाथ जी का पशु मेला लगता है। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं जो लूनी नदी है दोस्तों, तो उसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित है। तो उसके किनारे देखेंगे अजमेर का गोविंदगढ़ है, बिल्लाड़ा है वो कहाँ का, जोधपुर का है। फिर लूनी जंक्शन है तो वो जोधपुर का है। फिर समदड़ी है वो बालोतरा का है। फिर बालोतरा शहर है वो बालोतरा में, वो भी लूनी नदी के किनारे है। फिर नाकोड़ा पर्वत देखा था हमने कहा, 56 की पहाड़ियों में, बालोतरा में, तो ये भी बालोतरा में। फिर है तिलवाड़ा, कहा देखा था हमने, नाकोड़ा देखा था 56 की पहाड़ियों में। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं तिलवाड़ा जो बालोतरा में है वो भी लूनी नदी के किनारे है। फिर देखते हैं गुड्डा मालानी जो कि कहा, बाड़मेर में है, वो भी कहा, लूनी नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं लूनी का अपवाह क्षेत्र। तो दोस्तों ये याद रखना कि जो लूनी का अपवाह क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे गोडवार प्रदेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने देखा था रेले या नाड़ा या नेहड़, तो ये कहां पर कहते हैं, ये जालोर में लूनी नदी का जो दलदली भाग है वहां पर इसको क्या कहते हैं, रेले, नाडा या नेहड़। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अजमेर में लूनी के मैदान को साकरी कहते हैं। दोस्तों इंपोर्टेंट लगा लेना, पूछेंगे कि अजमेर में लूनी का अपवाह क्षेत्र या मैदान किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, वो साकरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब है सेवज, कि सेवज क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सेवज है वो है लूनी के दलदली भाग में जब बीज बखेर कर खेती की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सेवज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, सेवज। तो पूछ ले कि सेवज क्या है, या ऐसे पूछ ले कि लूनी के दलदली भाग में जब बीज बखेर कर कृषि की जाती है तो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसे सेवज नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं लूनी की जो पूर्वी सीमा है उसका निर्धारण कौन करता है, तो उसका निर्धारण है वो काला भैरा डूंगर करता है। दोस्तों इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना, काफी बार पूछा गया है कि लूनी की जो पूर्वी सीमा है, यानी लूनी की जो पूर्वी सीमा है तो उसका निर्धारण कौन करता है, तो काला भैरा डूंगर करता है। ठीक है दोस्तों, अब नागौर में लूनी व झोजरी के बहाव क्षेत्र में खुदाई के दौरान कच्ची घानियां मिली है जो कि 8 से 13वीं सदी की मानी गई है। दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लेना कि वर्तमान में लूनी नदी की जो खुदाई की गई है उसमें किस सदी की कौन सी वस्तुएं मिली है, तो कच्ची घानियां मिली है, और कौन सी सदी की, 8 से 13वीं सदी की मानी गई है। ठीक है, अब देखते हैं लूनी नदी में जो प्रदूषण का कारण है वो कौन सा है, रंगाई छपाई उद्योग है। लूनी की अधिकांश सहायक नदियों का उद्गम है वो पाली से होता है। यानी दोस्तों हम देखते हैं कि जो लूनी नदी है तो उसकी जो भी सहायक नदियां आकर मिलती है, हमने देखा कि लूनी की दाईं ओर से केवल एक सहायक नदी है जो कौन सी है, झोजड़ी है। ठीक है, और सभी नदियां कहां, बाईं ओर से आकर मिलती है। उनका अधिकांश जो नदियां हैं वो कहां से, वो पाली से उद्गमित होकर लूनी नदी में आकर मिलती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब आगे। अब देखते हैं दाएं तट की जो लूनी की सहायक नदियां हैं, तो हमने देखा कि दाएं तट पर केवल एक सहायक नदी है। अब वो एक सहायक नदी कौन सी है, तो वो है झोजड़ी, जो कि कहां, पोदलू नागौर से उद्गमित होती है। ठीक है, अब दाएं तट पर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। अब हमने ये भी देखा कि एकमात्र सहायक नदी है जो दाएं तट पर मिलती है, और एकमात्र ही सहायक नदी है जिसका उद्गम कहां, अरावली से नहीं होता, तो कौन सी है, झोजड़ी होगी। ठीक है, अब है इसका उद्गम अरावली से नहीं होता एकमात्र सहायक नदी।
ये समापन है ये खेजड़ली खुर्द धुंधड़ा जोधपुर में होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके किनारे जो शहर है वो कौन सा है, पीपाड़ है और जोधड़ है, दोनों ही कहाँ है, ये जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, तो पूछ ले कि लूनी ये जोजड़ी नदी है उसके किनारे कौन से शहर स्थित है, तो पीपाड़ व जोधड़ जो कि जोधपुर के है। बढ़ते हैं आगे। अब जो जोजड़ी नदी है उस पर एनजीटी ने प्रदूषण से बचाने के लिए 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यानी कि जो जोजड़ी नदी है वो प्रदूषित हो रही है, तो दोस्तों इसे इंपोर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना कि जो एनजीटी ने है वो किस नदी पर या जोजड़ी नदी पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया, तो 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं, यह राजस्थान की एकमात्र सहायक नदी है जिसका सीमांकन किया गया। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी, झोजड़ी, जिसका क्या है, सीमांकन किया गया। ठीक है, तो याद रखना है कि किस नदी का सीमांकन किया गया है, झोजड़ी नदी का, और कब किया गया, ये 2013 में किया गया। अब देखते हैं दोस्तों कि जो लूनी ये झोजड़ी नदी है, इस नदी की पाल पर है वो सीन नदी की तर्ज पर पर्यटन स्थली विकसित की जा रही है। ठीक है, किस किस नदी पर पर्यटन स्थली विकसित की जा रही है, तो वो झोजड़ी नदी पर की जा रही है। और ये जो सीन नदी है ये कहाँ की है, ये पेरिस की है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी तर्ज पर क्या है, झोजड़ी नदी के किनारे पर्यटन स्थली विकसित की जा रही है। अब देखते हैं आगे, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कि जो है लूनी नदी, उसमें बाईं ओर से कौन सी नदियां हैं जो आकर लूनी में मिलती है। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि ओनली दाईं ओर से तो एक ही नदी है, वो भी है कौन सी है, झोजड़ी। और जो भी सहायक नदी है लूनी की वो सभी कहाँ, बाईं ओर से आकर मिलती है। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में हम पहले देखते हैं लीलड़ी। ठीक है दोस्तों, अब लीलड़ी का उद्गम देखिए तो वो है जवाजा गांव या जवाजा स्थान से होती है, और जवाजा स्थान कहाँ है, ब्यावर का है। ठीक है दोस्तों, कहाँ का है, ब्यावर का। अब प्रवाह देखिए तो प्रवाह है वो ब्यावर व पाली जिले में होता है, और इसका समापन है वो समापन है पखेरिया दरी यानी पखेरिया नामक स्थान पर। दोस्तों ये मिस प्रिंट हो गया, जो लूनी है तो ये लीलड़ी है, लीलड़ी का समापन पखेरिया में नहीं होगा, पखेरिया का गुहिया में होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये लूनी की पहली सहायक नदी, पूछ ले कि लूनी की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है, तो वो है लीलड़ी है, वो लूनी की पहली सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, अब इसका समापन देखें तो समापन है वो पाली में होता है। ठीक है दोस्तों, पाली में। अब दूसरी देखते हैं गुहिया। अब गुहिया का उद्गम देखें तो वो है पाली से होता है। अब पाली में कौन से स्थान से होता है, वो होता है चाखनिया या थरसानी नामक गांव से। और इसका समापन देखें तो यह है पखेरिया पाली में, यानी पाली से ही उद्गम होता है और पाली में ही समापन हो जाता है। किस नदी का, तो गुहिया नदी का। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं बांडी नदी। अब बांडी नदी का उद्गम देखिए तो ये फुलाद गांव से होता है। कहां से, फुलाद गांव। ये फुलाद गांव कहाँ है, तो ये फुलाद गांव पाली में पड़ता है। अब इसका प्रवाह देखिए तो ये पाली व जोधपुर में प्रवाहित होती है, कौन सी, बांडी नदी। और इसका समापन है वो लाखर जोधपुर में होता है। कहाँ होता है, लाखर जोधपुर में। लाखर जोधपुर में बांडी नदी का समापन होता है। अब देखिए कि बांडी नदी पर कौन से शहर है, तो आहुआ है और पाली है। फिर देखते हैं सहायक नदी है गुहिया व खारी नदी। गुहिया और खारी नदी किसकी, बांडी की सहायक नदी। दोस्तों याद रखना इस पर भी क्या है, जो एनजीटी संस्थान है, कौन सी संस्थान, जो एनजीटी संस्थान है उसने प्रदूषण के कारण राजस्थान सरकार पर 20 करोड़ का जुर्माना, पहले तो कौन सी थी, जोजड़ी, जिस पर कितना, 10 करोड़ का। और दूसरी कौन सी आई, वो आई है बांडी, जिस पर 20 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं जो बांडी नदी है उस पर क्या है, हेमावास बांध बना हुआ है। अब हेमावास बांध देखिए कि जो हेमावास बांध है वो कहां पर
स्थित है। तो ये पाली में है हेमावास बांध। ठीक है दोस्तों। अब उमेश सिंह मिल्स है वो किस नदी के किनारे है? तो वो बांडी नदी के किनारे है, जिस कारण से बांडी नदी में क्या है? प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं क्या हेमावास बांध है वो कहाँ है? पाली में है। ठीक है। अब जो उमेश सिंह मील है वो बांडी नदी के किनारे है। अब इसी वजह से क्या बांडी नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है। यहाँ पर खारी नदी आकर मिलती है। कहाँ? हेमावास बांध के पास में बांडी में खारी नदी आकर मिलती है। ठीक है। यह राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी मानी जा रही है वर्तमान में। किस कारण से? महाराजा उमेश सिंह मिल्स के कारण। ठीक है। अब देखिए पूछ ले कि राजस्थान की जो रासायनिक नदी है वो कौन सी है? तो वो बांडी है। किस कारण? अभी देखा हमने ये प्रदूषित भी हो रही है और रासायनिक नदी भी है यहाँ, क्योंकि उमेश सिंह मिल इसके किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं सूखड़ी नदी। ठीक है। तो सूखड़ी नदी देखें हम कि जो सूखड़ी नदी है तो उसका उद्गम देखें तो वो देसूरी है। अब देसूरी पाली हमने दोस्तों जब अरावली पढ़ी थी, अरावली, तो अरावली में हमने देसूरी की नाल दर्रा भी पढ़ा था। दर्रा अगर ध्यान से पढ़ा हो तो पढ़ा ही होगा, याद है तो। मुझे याद आ रहा है कि मैंने पढ़ाया था कि देसूरी की नाल है वो पाली को रासमंद से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों। तो देसूरी की नाल पूछे या देसूरी का दर्रा पूछे तो पाली को रासमंद। ठीक है। तो याद रखना है। फिर देखते हैं समापन है वो समदड़ी बालोतरा में है। जो समदड़ी बालोतरा है वहां पर सूखड़ी नदी का समापन होता है। फिर देखते हैं प्रवाह है कि जो सूखड़ी नदी है उसका प्रवाह है वो किन किन जिलों में है? तो किन किन जिलों में है? पाली में है, जालोर में है, बालोतरा में है। ठीक है दोस्तों। तो पाली, जालोर और बालोतरा में क्या है? सूखड़ी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। अब देखें कि जो सूखड़ी नदी है उस पर कौन कौन से शहर है वो स्थित है। तो एक तो है दोस्तों रानी कस्बा। अब रानी कस्बा है वो कहां है? तो वो पाली में। ठीक है दोस्तों। तो पूछ ले कि जो रानी कस्बा है वो किसके है किनारे या किस नदी के किनारे स्थित है? तो पता चल गया होगा कि किसके किनारे है। तो ये है सूखड़ी नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं जो सूखड़ी नदी है उस पर बांकली बांध बना है। कहां? जालोर में। दोस्तों जो अधिकतर है वो सूखड़ी नदी पर बांकली बांध है। ठीक है। तो याद रखना कि जालोर में है। कहां है? जालोर में। कौन सा बांध? बांकली बांध। कौन सी नदी पर? सूखड़ी नदी पर। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि जो इसकी सहायक नदी है मघाई, यानी मघाई है वो। अब मघाई नदी इसके किनारे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना क्या है? रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है। पूछ ले कि रणकपुर के जैन मंदिर, जो रणकपुर के जैन मंदिर है किस नदी के किनारे है? तो वो मघाई नदी के किनारे है। जो कि रणकपुर के जैन मंदिर का स्थान पूछे तो ये कहां है? तो ये फालना पाली में। दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लेना, ऐसे मत कर देना। पूछ ले कि फालना गांव पाली किस नदी के किनारे है? तो ये मत देख कर कराना कि रणकपुर के जैन मंदिर ही मघाई नदी के किनारे हैं, तो जो फालना गांव होगा वो भी क्या मघाई नदी के किनारे कर रहा हूं। लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो फालना गांव है वो कहां है? तो वो मीठड़ी नदी के किनारे है। दोस्तों ये याद रखना कि फालना गांव तो है वो मीठड़ी नदी के किनारे है, और जो फालना में रणकपुर के जैन मंदिर है वो मघाई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं मीठड़ी नदी। ठीक है। तो जो मीठड़ी नदी है वो पाली, जालोर और बालोतरा में बहती है। ठीक है। अब इसका संगम है वो मंगला में होता है। अब ये मंगला कहाँ है? तो ये मंगला बालोतरा में है। ठीक है। अब देखिए कि मीठड़ी नदी पर कौन कौन से शहर है वो स्थित है। तो देखा हमने फालना। ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना कि फालना जो गांव है वो तो मीठड़ी नदी के किनारे स्थित है, और जो फालना में रणकपुर के जैन मंदिर है, तो जो रणकपुर के जैन मंदिर है
वो किस नदी के किनारे पड़ा हमने? मघाई नदी के। अब ये मघाई नदी किसकी सहायक नदी है? तो मघाई नदी है वो सूखड़ी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है कि जो फालना गांव है वो तो है मीठड़ी नदी के किनारे, और जो फालना गांव पाली में रणकपुर के मंदिर है वो है इसके मघाई नदी के किनारे। दूसरा देखते हैं बाली, यानी पाली की जो बाली तहसील है वो भी किसके? वो मीठड़ी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं जमई नदी। तो जमई नदी का अगर उद्गम देखें तो वो कहाँ है? गोरिया। अब गोरिया कहाँ है? ये पाली जिले की बाली तहसील में है, यानी पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया से जमई नदी का उद्गम होता है। यह लूनी की सबसे लंबी सहायक, दोस्तों इंपोर्टेंट लगा लेना, पूछे कि लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी, तो लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जमई नदी है, जिसका उद्गम पाली की बाली तहसील के गोरिया से होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अभी लूनी की जो सहायक नदी जमई है इस पर क्या है? बांध बना है। तो कौन सा? जमई बांध है, जो कि कहा? सुमेरपुर पाली में। पूछ ले कि जमई बांध है वो कहाँ है? तो वो सुमेरपुर पाली में। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पूछ ले दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध किस नदी पर है? ठीक है, तो क्वेश्चन को घुमा दिया, सभी याद कर लेंगे कि हाँ जमई बांध है, जमई बांध है वो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा है, लेकिन किस नदी पर है? जमई नदी पर है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो जमई बांध है इसे किस नाम से? मारवाड़ का अमृत सरोवर। दोस्तों याद होगा हमने पीछे ही पढ़ा था, किससे? मानसी वाक्कल जल सुरंग राजस्थान की सबसे बड़ी 11 किलोमीटर, उससे इसमें जलापूर्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। अब देखते हैं जो जमई नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी? खारी। अब ये खारी है, इसका उद्गम होता है वो शेर गांव की पहाड़ियों से होता है, और शेर गांव है, शेर गांव कहाँ है? शेर गांव है सिरोही में। ठीक है, तो हमने खारी नदी 4-5 पढ़ लिए कि तो इन खारी नदियों का विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे, देखते हैं सागिया सगाई नदी। ठीक है, अब इसका उद्गम देखें तो इसका उद्गम होता है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से होता है। सागिया सगाई नदी का उद्गम होता है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से होता है, और ये लूनी की अंतिम सहायक नदी है। पूछे कि लूनी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है? सागिया सगाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में लूनी बेसिन का योगदान, तो ये 10.41% है दोस्तों। अब दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो अभी बना नहीं है, लेकिन जिस दिन बनेगा वो ऐसे सोच लेना कि 2% लोगों का सही होगा। क्वेश्चन एग्जामिनर दे दे कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर % योगदान है अपवाह तंत्र में, तो कौन सी है? लूनी नदी है, और कितना? 10.41। और राजस्थान का क्षेत्रफल देखा हमने जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, तो लगभग हम कह सकते हैं कि ये इसका % है वो अपवाह तंत्र में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल जो भारत के कुल क्षेत्रफल में 10.41% है उसके लगभग बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पश्चिमी बनास नदी। यह हमारी अंतिम नदी होगी किस ओर की? जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र की अंतिम नदी कौन सी है? पश्चिमी बनास नदी। अब देखते हैं पश्चिमी बनास नदी है उसका उद्गम होता है सानवारा या सनवारा की पहाड़ियां, कहां से? सिरोही से। ठीक है दोस्तों, अब जो पश्चिमी बनास नदी है उस पर बांध देखिए कौन कौन से बांध है, तो उस पर पश्चिमी बनास बांध है जो कहां है? सिरोही में है। अब सिरोही का अगर स्थान पूछ ले तो कौन सा है? ये स्वरूपगंज में है। ठीक है दोस्तों, पूछ रहे कि पश्चिमी बनास बांध कहां है, तो स्वरूपगंज सिरोही में है। ठीक है, फिर देखते हैं गुजरात में प्रवेश कि बनास नदी है, पश्चिमी बनास नदी। दोस्तों हमने एक तो बनास नदी पढ़ा था जो कि चंबल की सहायक नदी, यानी
बनास तो चंबल की सहायक नदी है और बंगाल की खाड़ी अपोहा तंत्र का भाग है। और जो पश्चिमी बनास है वो किसका भाग है? वो अरब सागरीय अपोहा तंत्र का भाग। अब देखिए पश्चिमी बनास नदी है वो गुजरात में बनासकांठा से प्रवेश करती है। दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि जो अरब सागर की ओर जो नदियां जाएगी वो गुजरात में प्रवेश करेगी तो अपने नाम के आधार पर ही गुजरात के जिलों में प्रवेश करेगी। ठीक है, उनके नाम के आधार पर ही गुजरात के जो जिले हैं तो इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात में बनासकांठा से ये प्रवेश करेगी। अब जो इसका समापन है वो लिटिल कच्छ के रण में, यानी पश्चिमी बनास नदी का जो समापन है वो होगा तो कच्छ के रण में, लेकिन कच्छ के रण का जो भाग है लिटिल कच्छ का रण उसमें इसका समापन होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे। अब है जो पश्चिमी बनास नदी है इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो इसकी सहायक नदी है सूखली है। ठीक है दोस्तों, तो सूखली जो नदी है ये सिरोही में सूखली सालवाड़ बांध बनाए। तो पूछ ले सूखली सालवाड़ परियोजना कहां है? तो कहां है? सिरोही में है। ठीक है, अब देख ले कि जो सूखली नदी है इस पर कौन कौन से शहर स्थित है। तो जो दोस्तों इसको आबू है, आबू रोड, तो आबू शहर है वो कहां है? वो सूखली नदी के किनारे है। और जो गुजरात का दिशा नगर है, जो गुजरात का दिशा नगर है वो पश्चिमी बनास नदी के संग या किनारे स्थित है। तो ठीक है, तो हम याद रखेंगे जो पश्चिमी बनास नदी है तो राजस्थान का तो आबू शहर और गुजरात का दिशा शहर ये कहां है? पश्चिमी बनास के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना आबू रोड सिरोही और दिशा नगर गुजरात का ये कहां है? ये पश्चिमी बनास नदी है उसके किनारे स्थित है। अब देखते हैं जो पश्चिमी बनास नदी है उसकी अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो उसकी सहायक नदियों में देखेंगे सीपू है, कुकड़ी है, बलराम है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है कि पश्चिमी बनास की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र कौन सा हो गया? बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र, और दूसरा हमारा अरब सागर का अपोहा तंत्र। ये दो पार्ट हमने पूरे कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे आएगा उसमें आंतरिक अपोहा प्रणाली, आंतरिक अपोहा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है जिसे ज्वाइन करें और वहां से आपको हस्तलिखित नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री।